यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट का जो एमसीक्यूज यहाँ पर है, डे नंबर 20, ठीक है। डे 20 जो भी पेंडिंग रह गया था हम लोग का, जो 2 मार्च को मैंने दिया था, उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज एमसीक्यूज को खत्म करेंगे। और आज जो मैंने टारगेट सुबह दे चुका हूँ डे 21 का, ठीक है, उसका एमसीक्यूज हम लोग शाम को 6 बजे अपने टाइम पे कवर करेंगे। जो पेंडिंग था उसको हम लोग यहाँ पर आज सुबह कर रहे हैं 11 बजे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये जो एमसीक्यूज है, आज डेट 5 मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि 5 तारीख को मैंने यहाँ पर इसे बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब 5 तारीख को मैं करा रहा हूँ इसको। और यहाँ पे है वैसे आपको डे जो कौन सा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, डेट 2 मार्च का, ठीक है। ध्यान देखो, माइंड में क्लियरिटी रखना है। कब का टारगेट है? 20 जो यहाँ पर डे था उसका एमसीक्यूज है, ठीक है, ध्यान रखना है। वो आप देखोगे जाके प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा, ठीक है, 20 डेज का। और 21 वाला आज मैं आपको शाम को 6 बजे कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से भुगतान संतुलन को लेकर के, ठीक है। देखते हैं, टॉपिक मैंने सुबह आपको करा दिए हैं, बता दिए टॉपिक कौन कौन से टॉपिक थे और आपको समझाए भी थे मैंने। पहला है आपसे भुगतान संतुलन क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि विचार करना है भुगतान संतुलन के बारे में। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को भेजा गया धन रेमिटेंस पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेषण को चालू खाते के अदृश्य अनुभाग के तहत यहाँ पर एक पर्ची हस्तांतरण के रूप में दर्ज किया था, ना कि पूंजी खाते में। सेकेंड बात है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई को चालू खाते के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफपीआई मतलब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट का हिस्सा चालू खाते में केवल वस्तुएं, सेवाएं और व्यापार, आय, लाभ, ब्याज सब शामिल होते हैं। ये बात भी गलत है। तीसरा, दृश्य व्यापार गुड्स जो होते हैं इसमें होने वाला घाटा हमेशा अदृश्य व्यापार सर्विसेज अधिशेष संतुलित होना अनिवार्य नहीं होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर केवल 3 यहाँ से करेक्ट है, बी, ठीक है। देखो, इसके जो टॉपिक थे, मैंने इसके टॉपिक आपको 2 तारीख को बताए थे, ठीक है, याद रखो। अगर 2 तारीख को आपको नहीं याद है तो एक बार जाके 2 तारीख वाला आप टारगेट देखो, जो टॉपिक दिए तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है क्वेश्चन, ठीक है। जो आज सुबह वाला है टारगेट, वो शाम को एमसीक्यूज मिलेगा, जिसे हम लोग करते थे, ठीक है। ये पेंडिंग वाला हम लोग कर रहे हैं। आगे आते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 2 है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीढ़ के बारे में विचार करना है। रीढ़ क्या है? रीढ़ किसी देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक सूचकांक होगा, ठीक है। पहली बात, क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड, रीढ़ बोला है कि यदि रीढ़ में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि देश का निर्यात सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि रीढ़ में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि मुद्रा अधिमूल्यन है ना हुआ है और इस देश का निर्यात महंगा होगा और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। सेकेंड बात है, नीर के विपरीत रीढ़ घरेलू और विदेशी मुद्रास्फीति के अंतर को समायोजित करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीर केवल मुद्राओं को भारी औसत होता है, जबकि रीढ़ जो होता है RRR ये मुद्रास्फीति के अंतर को समायोजित करता है, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा देखते हैं। 1 और 3 में, 1 और 3 में कौन सा होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या होगा? दूसरे का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तारपोर समिति की सिफारिश में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? समिति ने भारत के लिए बिना किसी शर्त के तत्काल पूर्ण पूंजी खाते परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि तारपोर जो समिति थी इसने तत्काल या बिना शर्त परिवर्तनशीलता की सिफारिश नहीं की थी, या परिवर्तनीयता की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें है ना दी थी या कुछ शर्तें रखी थी, ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, समिति के अनुसार वित्त घाटे, फिजिकल डेफिसिट को कम करना और मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना CAC के लिए अनिवार्यपूर्ण शर्तें होंगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर CAC लागू करने से पहले राजकोषीय घाटे को कम करना, ठीक है, 3.5% और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना 3 से 5 तक लेकर के, और बैंकिंग को क्षेत्र को मजबूत करना अनिवार्य होगा। तीसरी बात है, भारत वर्तमान में चालू खाते आंशिक रूप से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का पालन करता है। तीसरी बात से गलत है, भारत में चालू खाते करंट अकाउंट में पूर्ण परिवर्तनीयता से 1994 से 1994 से, लेकिन पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट आंशिक परिवर्तनीयता होती है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरी बात यहाँ पर सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो भारत में पूंजी खाते चालू खाते जो होते हैं इससे पूर्ण परिवर्तनीयता 1994 से है, ठीक है, लेकिन पूंजी खाते में अधिक होगी परिवर्तनीयता, ठीक है, ये बात याद रखना है। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2, बी यहाँ से सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से इसमें बोला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और
एफडीआई के जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है उसके बीच में अंतर के बारे में विचार करना है। पहला बोल रहा है इसमें चौथे में कि बोल रहा है कि यहाँ पे एफडीआई को स्थिर निवेश माना जाता है, जबकि यहाँ पर एफपीआई को हॉट मनी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तेजी से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल सकता है। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफडीआई लंबी अवधि का निवेश और भौतिक संपत्तियों में होता है, इसलिए यहाँ पर यह स्थिर होता है। और एफपीआई शेयर बाजार में होता है, जो बाजार की अस्थिरता के साथ तुरंत बाहर निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर इसे हॉट मनी कहते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है एफडीआई में निवेशक की कंपनी के प्रबंधन और निर्णय में प्रभावी नियंत्रण होता है, जबकि एफपीआई में केवल वित्तीय लाभ के लिए शेयरों की खरीद होती है। सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा है एफपीआई मुख्य रूप से यहाँ पर प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट को लक्षित करता है, जबकि एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट को करेगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एफडीआई जो होता है मुख्य रूप से नई परियोजनाएं, ठीक है, ग्रीन फील्ड जो होते हैं इनका विस्तार, ठीक है, और ब्राउन फील्ड में होता है इनका, राइट। एफपीआई आमतौर पर द्वितीयक बाजार स्टॉक यहाँ पर एक्सचेंज में होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है बाहरी वाणिज्यिक उधार के बारे में प्रभाव पर विचार करना है। पहली बात है भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी ऋणदाताओं से उधार लेना भारत के बाहर ऋण में वृद्धि करता है। पहली बात, पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो ईसीबी चुकाने वाली कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। ईसीबी मतलब बाहरी वाणिज्यिक कंपनियों पर ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। ये बात क्या होगी? एकदम सही है, क्योंकि जैसे $1 है 70 रुपये बराबर है और 80 हो जाएगा, तो क्या होगा? कंपनी डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपए देने होंगे, जिससे उनका क्या होगा? कर्ज बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। सही बात है। तीसरी बात है ईसीबी का उपयोग केवल अल्पकालिक वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो ईसीबी होती है इनका उपयोग लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय जैसे मशीनरी, बुनियादी ढांचे, उसके लिए कर सकते हैं। और आरबीआई इसके उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाता है ताकि इसका दुरुपयोग, सट्टेबाजी या केवल वर्किंग कैपिटल के लिए ना हो। हालांकि हाल के वर्षों में नियम थोड़ी ढील दी गई है। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोले विनिमय दर प्रणाली के संबंध में विचार करना है। मैनेज्ड फ्लोटिंग प्रणाली में केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई मुद्रा के मूल्य को पूरी तरह से बाजार छोड़ देता है और कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, पहला क्या होगा? छठी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है फिक्स्ड विनिमय दर प्रणाली का मुद्रा मूल्य किसी दूसरी प्रमुख मुद्रा, सोने या गोल्ड के संबंध में सरकार द्वारा तय किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा है भारत में वर्तमान में स्वतंत्र वहाँ पर फ्लोटिंग विनिमय दर का पालन करता है जहाँ आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरी बात गलत होगी, भारत स्वतंत्र फ्लोटिंग का पालन नहीं करता है, भारत की प्रणाली मैनेज्ड फ्लोट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, पहला क्यों गलत था? क्योंकि मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसमें बाजार मूल्य तय करता है, लेकिन अत्यधिक अस्थिरता होने पर आरबीआई हस्तक्षेप करेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भुगतान संतुलन बीओपी के संकट के समय निम्नलिखित में से कौन सा उपाय स्थिति सुधारने के सहायक हो सकता है? घरेलू मुद्रा का मूल्यन करना ताकि निर्यात बढ़ सके। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है उसमें वृद्धि करना। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि आयात शुल्क बढ़ाने पर आयात कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा का बाहर जाना, ओवरफ्लो कम हो जाएगा। तीसरी बात है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई पर प्रतिबंधों को और कड़ा करना होगा। तीसरी बात गलत है, कि संकट के समय सरकार आमतौर पर निवेश आकर्षित करने के लिए एफपीआई नियम को ढील देती है, कम करती है, न कि उन्हें और कड़ा या बढ़ाती है। तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 देखते हैं यहाँ से। कथन 1 बोला यदि किसी देश की मुद्रा का नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर बढ़ जाता है या बढ़ रहा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि अनिवार्य रूप से ये उस देश की निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। पहली बात होगी। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मुद्रा महंगी हो रही है और इससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है, महंगा हो जाता है, अधिक नहीं होगा, तो ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, सेकेंड कथन यहाँ से इसमें ये बोला है कि रियल प्रभावी विनिमय दर रीर की गणना करते समय केवल जो प्रभावी मुद्रास्फीति होती है, घरेलू मुद्रास्फीति, इसको ध्यान में रखा जाता है, न कि व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्रास्फीति को। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऋण की गणना घरेलू और विदेशी जो व्यापारिक भागीदार होते हैं दोनों की मुद्रास्फीति की दर को अंतर को समायोजित करते हैं। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं।
ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, रियल प्रभावी विनिमय दर रीढ़ के बारे में विचार करना है। किसी देश में या किसी देश का रीढ़ 100 से ऊपर हो और यह इंगित करता है कि देश की मुद्रा का मूल्य उसकी वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना में अधिक ओवर वैल्यू होता है। तो पहला क्या होगा, 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रीढ़ का आधार जो होता है मूल्य ये आमतौर पर 100 माना जाता है, और यदि यहाँ पर 100 से ऊपर होता है तो इसका अर्थ होता है कि देश की मुद्रा का मूल्य वास्तविक रूप से अधिक है। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति कागजों पर तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर निर्यात को लेकर नुकसान पहुंचा रही होती है। पहली बात सही है। सेकंड, रीढ़ में वृद्धि होने का मतलब है कि उस देश में व्यापार की लागत व्यापारिक भागीदारी तुलना बढ़ रही है। सेकंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत के रीढ़ की गणना के लिए 40 देशों में मुद्रा बास्केट का उपयोग करता है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो 6 से 36 मतलब 6 और 36 के देशों के बास्केट को लेकर उपयोग करता था, लेकिन अब यहाँ पर 40 देशों की मुद्राओं और बास्केट का उपयोग करता है, ताकि वैश्विक व्यापारिक संबंध को अधिक सटीक और प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, 1, 2 और 3 तीन यहाँ पर करेक्ट हैं। तीनों बातें सही और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है इसके तीनों। ठीक है, रीढ़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, बॉन्ड की परिभाषा और प्रकृति के बारे में विचार करना है। पहली बात है देखते हैं, इसने बोला कि बॉन्ड एक साधन है, कौन सा, ऋण साधन है। ठीक है, जहां जारीकर्ता सरकार या कंपनी निवेशक को ब्याज के बदले पैसा उधार देते हैं। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, और यहाँ पर जिसके बदले में भी आपको एक निश्चित दर कूपन रेट पर ब्याज देंगे। गिल्ट जो एज्ड सिक्योरिटीज को निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें निजी कंपनियों द्वारा जारी की जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि गिल्ट एज जो होता है ये सुनहरी किनारों वाला एक सरकारी प्रतिभूतियां जीसेस के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि निजी कंपनियों के लिए। चूंकि सरकार में डिफॉल्ट होने के जोखिम शून्य मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सबसे सुरक्षित मानते हैं। तीसरी बात है, बॉन्ड प्रतिफल बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता तक मिलता रहता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड प्रतिफल वह वास्तविक लाभ होता है जो एक निवेशक को मिलता है, और यह बॉन्ड की कीमत और कूपन पर निर्भर करता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 11, ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है। ब्याज दरें बॉन्ड की कीमत एक दूसरे पर स्वतंत्र होती हैं। ये ब्याज दरों और बॉन्ड की कीमतों में बीच विपरीत संबंध होता है, और ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत गिरती है, या ब्याज दरें गिरने पर बॉन्ड की कीमत गिरेंगी। कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। ये ब्याज दरों और बॉन्ड की कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। ब्याज दरें बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत गिरती है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए देखो एक पॉइंट समझ सकते हो कि मान लो आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जो 8% क्या देता है, ब्याज देता है आपको। ठीक है, ये मान सकते हो। यदि ब्याज में नई ब्याज दरें बढ़कर 10% कर दी जाएंगी तो क्या होगा, उसको कोई आपका 8% होने वाला बॉन्ड नहीं खरीदेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अपने बॉन्ड को बेचने के लिए हमको उसकी उचित कीमत जो होती है वो करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर नए खरीदार भी उसको लेकर प्रभावी रिटर्न 10% के बराबर मान सकें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा करके समझ सकते हो। और निष्कर्ष होगा कि यहाँ पर जो ब्याज दर है तो एक बॉन्ड की कीमत बताता है ये। तो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, यील्ड कर्व क्या है। यील्ड कर्व के संबंध में विचार करना है। यील्ड कर्व एक ग्राफ है जो अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यील्ड कर्व अलग अलग परिपक्वता अवधि को लेकर, जैसे 2 वर्ष, ठीक है, और 10 वर्ष और 30 वर्ष, ठीक है, इसके वाले बॉन्ड्स को रिटर्न ग्राफ में भविष्य की आर्थिक उम्मीदों को आईना का स्रोत होता है एक तरह से। पहला यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, एक समान यील्ड कर्व मंदी का संकेत देता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि समान यील्ड कर्व ऊपर की ओर झुका होता है, और ये दर्शाता है कि लंबी अवधि में जोखिम अधिक होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली, और ये मंदी का नहीं है ना, स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, न कि मंदी का। तो गलत हो जाएगी बात। एक उल्टा यील्ड कर्व अक्सर आर्थिक विस्तार अक्सर क्या करता है, आर्थिक विस्तार का संकेत देता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि यहाँ पर एक उल्टा जो यील्ड कर्व होगा ये जब अल्पकालिक दरें दीर्घकालिक दरों से अधिक हो जाती हैं, तो इसके इतिहास में हमेशा मंदी का सबसे सटीक अग्रदूत बताते हैं इसको। एक करेक्ट है, 2 और 3 इसका गलत होंगे, है ना, केवल एक सही। तो आंसर ए यहाँ से सही आंसर होगा 12वें का। आते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 है,
मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड के बारे में विचार करना है। ये बॉन्ड निश्चित ब्याज दरें प्रदान करते हैं, भले मुद्रास्फीति कुछ भी हो। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरा, ये बॉन्ड मुद्रास्फीति के दर पर अपने मूल ब्याज को समायोजित करते हैं ताकि निवेशक को महंगाई से सुरक्षा मिल सके। ये बात यहाँ से 13 की करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, ये क्या है? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सी बता रही है ना, कौन सी बात बता रहा है इसमें? आंसर हो जाएगा 14 का। देखो, जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज है, ये ब्रिटेन में सरकारी बॉन्ड्स के किनारे सुनहरी गिल्ट होते थे, वहीं से यहाँ पर इनाम पड़ा था इसका, ठीक है। ये क्या होता है? सोवरन या संप्रभु गारंटी के साथ आते हैं। इनमें क्रेडिट रिस्क, पैसा डूबने का खतरा 0 होता है, 0 होता है। आरबीआई इनका प्रमुख नियामक और प्रबंधक होगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट याद रखने आपको, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों की मुख्य विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। बॉन्ड एक ऋण साधन है, सरकारी प्रतिभूतियां गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी का उदाहरण होती हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा, यील्ड कर्व केवल ब्याज दरों परिवर्तन को दर्शाता है और अर्थव्यवस्था की सेहत को नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यील्ड कर्व केवल गणितीय आंकड़ा नहीं है, ये निवेशक को मनोविज्ञान और अर्थव्यवस्था की सेहत, जैसे आगामी मंदी, मुद्रास्फीति, उसका सबसे बड़ा संकेतक होगा एक तरह से। 1 2 करेक्ट है सिर्फ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16, बॉन्ड बाजार की गतिशीलता पर निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही होगा? देखो, बॉन्ड बाजार के बारे में यहाँ पर गतिशीलता है, उसके बारे में जब आरबीआई ब्याज दरें, रेपो रेट घटाता है, तो पुराने बॉन्ड्स जिन पर अधिक ब्याज मिल रहा होता है, उसकी मांग क्या होता है? बढ़ेगी, ठीक है। जिससे क्या होता है? उसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। और जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें हमने बताया था कि जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व था, उसका मतलब था कि निवेशक भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, है ना। और यहाँ पर उन्हें लगता है कि आगे चलकर कहीं पैसा डूब ना जाए या विकास दर धीमी ना हो जाए, जो मंदी का सूचक बन जाए, राइट। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये इसका हो जाएगा 16 का बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर देखते हैं यहाँ से, इसमें कितना है? मुगल साम्राज्य को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोले मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर के संबंध में विचार करना है। बाबर ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बनाता है, ठीक है। पहली बात 17 का यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, खानवा के युद्ध 1527 में पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले लड़ा गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है कि युद्धों का सही कालक्रम जो था पानीपत का 1556 में, ठीक है। 1556, ठीक है, 1556, और खानवा का 1527 में हुआ था। चंदेरी का 1528, घाघरा का 1529। अतः खानवा के युद्ध पानीपत के बाद लड़ा गया था, तो ये बात गलत हो जाएगी सेकेंड वाली, पहली बात करेक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी इससे, ये बात करेक्ट है, ठीक है। इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत किया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 17 का सी। क्वेश्चन 18, 18 नंबर, हुमायूं के शासनकाल के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? हुमायूं के शासनकाल 2 अलग अलग चरणों में विभाजित था। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। हुमायूं का शासन 2 चरणों में था, पहला 1530 से 1540 तक, ठीक है, ये था। और दूसरा तो यहाँ पर 1555 से 1556 तक था, ठीक है, याद रखना है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से, हुमायूं के शासन के बीच अंतराल 1540 से 55 के अफगान शासक शेरशाह सूरी का शासन रहा था, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर 18 का 1 2 सी सही होगा। क्वेश्चन 19, 19 नंबर, सम्राट अकबर की नीतियों और प्रशासन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। 19 का पहला है, अकबर ने साम्राज्य के वास्तविक सुदृढ़ीकरण के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन का स्तंभ भी थी और ये ग्रेडिंग प्रणाली भी थी, जिससे अधिकारियों का पद, जात और सैन्य उत्तरदायित्व सवार वो तय होते थे। सेकेंड बात है, दीन इलाही स्थापना 1582 में की गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही, जिसको दीन इलाही की मानते हैं, इसकी शुरुआत की थी, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण बताता है। सुलह कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता और शांति पर आधारित होती थी, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर
शांति थी, और इस यहाँ पर इसने गैर मुसलमानों पर से जजिया और तीर्थ यात्रा कर हटाने का आधार भी तैयार किया था। तीनों बातें करेक्ट है। 1, 2, 3, 19 का आंसर डी। क्वेश्चन 20 20 नंबर है, जागीर के शासनकाल की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। जागीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जागीर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जागीर से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, प्रीवियस ईयर अपना देखा होगा तो करीब 2 क्वेश्चन पूछे थे बैक टू बैक, है ना। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो तमिलनाडु बुक है ना, वो तमिलनाडु बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन थे। ये बात याद रखना, तमिलनाडु अगर बुक लोगे तो हिंदी वर्जन मत लेना, क्योंकि हिंदी वो ट्रांसलेट करके दी गई है, ठीक है। लेना है तो इंग्लिश लो, अगर पढ़ सकते हो इंग्लिश में, तो हिंदी नहीं लेनी है, क्योंकि हिंदी में आधी चीज़ गलत करके होगे, तो इससे अच्छा मत लो। इंग्लिश के अगर कर सकते हो तो इंग्लिश को लो, बहुत अच्छा होगा, लैंग्वेज बहुत ईजी है, उसमें अच्छे से समझ जाओगे। मार्केट में जाके अगर देखो समझ आती है तो लो, वरना छोड़ दो। तो क्या होगा, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, वह अपनी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। सेकंड बात ये भी करेक्ट, क्योंकि उसने आगरा के किले में जंजीर ए अदल, न्याय की सोने की जंजीर लगवाई थी, जिससे कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने के लिए बजा सकता था इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 21 है, शाहजहां के काल के स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। पहली बात 21 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शाहजहां के काल में बलुआ पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर का व्यापक प्रयोग हुआ था, और पिट्टाडूरा की कला इसी काल की विशेषता थी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात देखते हैं 21 की, इसमें बोले दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित मुख्य स्मारक हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें सही है, 21 का आंसर सी। 22 नंबर 22, औरंगजेब के शासनकाल की नीति के संबंध में विचार करना है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार अपने चरमोत्कर्ष अधिकतम पर था। पहली बात 22 का करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, उसके शासनकाल में मराठों के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि शिवाजी महाराज के बाद यहाँ पर जो संभाजी थे उसके नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब के दक्कन युद्ध के उलझाए रखा था, जिससे यहाँ पर औरंगजेब का नासोर कहा जाता था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, पहला भी सही है। औरंगजेब ने अपने पूर्ववर्तियों की धार्मिक नीतियों को महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे। ये बात करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर उसने अकबर की उदारवादी नीति थी उसको पलट दिया था, ठीक है। और 1679 में जजिया कर पुनः यहाँ पर लागू किया था, और कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। 1 2 3 सभी यहाँ से करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 23 है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। ये व्यवस्था सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों का आधार थी। 23 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि मनसबदार का पद केवल सैन्य योग्यता पर आधारित होता था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मनसबदारी जो प्रणाली थी ये वंशानुगत नहीं थी, और मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का पद और राज द्वारा जो जब्त है वो कर लेता था, और उसकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती थी। सेकेंड गलत होगा, पहला सही है। तीसरा है, जात पद व्यक्ति की स्थिति और वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर 1 और 3 सही है। 24 नंबर है, जत प्रणाली की और राजा टोडरमल के सुधारों में कौन सा सही होगा। टोडरमल ने दसाला प्रणाली विकसित की थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज की कीमतों के आधार का राजस्व तय किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा टोडरमल ने 1580 में आईने दसाला लागू किया था। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, यह प्रणाली पूरे मुगल साम्राज्य के समान रूप से लागू थी, जिसमें गुजरात बंगाल के क्षेत्र भी शामिल थे। 24 का सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये प्रणाली पूरे साम्राज्य में लागू नहीं थी, ये केवल उन क्षेत्रों में थी जहां जमीन की पैमाइश संभव थी, और बंगाल, गुजरात और सिंध जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य प्रणालियों जैसे नस्क या कंकुल वो प्रचलित थी। ओनली 1 करेक्ट होगा, ए। क्वेश्चन 25 नंबर है, अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल के मुख्य सिद्धांतों पर विचार करना है। इसका अर्थ सार्वभौमिक शांति था, जो निष्पक्षता और सहिष्णुता पर आधारित थी। 25 का पहला
करेक्ट हो गया यहाँ से। सेकेंड बात है, इसने राज्य के सभी धर्मों के बीच भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया था। 25 का सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही को कभी भी अनिवार्य राजकीय धर्म नहीं बनाया था। ये केवल एक स्वैच्छिक नैतिक संहिता थी। इसे स्वीकार करने वाले सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी, जैसे बीरबल, है ना। तो सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये जो 25 है इसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सेकंड सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, दीन इलाही को अकबर ने एक अनिवार्य राजकीय धर्म के रूप में लागू किया था। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दीन इलाही को कभी भी अनिवार्य या राजकीय धर्म के रूप में नहीं अपनाया था, केवल एक स्वैच्छिक नैतिक संहिता थी। तीसरी बात गलत होगी, ऊपर की 1-2 बात यहाँ से सही है, ठीक है, पहले दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 25 का सही पूछा है, एक और तो 26 नंबर है 26। मुगल केंद्रीय प्रशासन के संबंध में अधिकारियों को उनके कार्यों के साथ मिलान करना है। वजीर बोले राजस्व और वित्तीय मामलों का प्रमुख। 26वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वजीर या दीवान जिसको बोलते हैं, ये वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सेकंड, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और खुफिया सूचनाओं का प्रभारी। सेकंड भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, सदर उस सुदूर शाही परिवार का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ये सही है गलत है बताओ, ये बात गलत है, क्योंकि सदर उस सुदूर धार्मिक मामलों, दान और न्याय विभाग का प्रमुख होता था। शाही परिवार की सुरक्षा और महल के प्रबंधन के प्रभारी मीर ए सामा कहलाता था। ये बात गलत हो जाएगी, 1-2 करेक्ट है। 27 है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के व्यापार के संबंध में विचार करना है। सूती वस्त्रों का निर्यात मुगल व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि सूती वस्त्र मुगल काल में भारत का सबसे बड़ा निर्यात था और ढाका की मलमल और गुजरात के कपड़े पूरी दुनिया में भी प्रसिद्ध थे, आज भी फेमस है। मुगल अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी और बाहरी क्या लिखा है, और बाहरी व्यापार पर भी निर्भर नहीं थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मुगल जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थी। भारत सोने और चांदी के बदले कपड़े, मसाले और नील का निर्यात करता था, और मुगल काल में भारत की कीमती धातुएं जैसे सिंक, है ना, सिंक है, उसके यहाँ पर जो कीमती धातुओं का सिंक जो था उसको वो कहा जाता था, और वो दुनिया को एक सोना चांदी जो था उसमें, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर में सोना चांदी भारत आता था, है ना, इसको लेकर के। तो यहाँ पर सेकेंड बात इसकी गलत होगी, ठीक है, कीमती धातुओं का सिंक बोलते थे भारत को मुगल काल में, राइट, तो ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड वाली। तीसरी बात है, कृषि रिसेस ही राज्य का आय और व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य आधार था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू राजस्व की आय या राज्य की जो आय थी उसका आय का मुख्य स्रोत होता था, और कृषि रिसेस से ही व्यापारिक केंद्रों पे शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलने लगी थी, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल काल में तकनीकी और सामाजिक विकास के संबंध में विचार करना है। सिंचाई के लिए लीवर प्रणाली जैसे रहट, साकिया का उपयोग कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करते थे। पहली बात क्या होगी, 28 का पहला करेक्ट है, क्योंकि बाबरनामा में बाबर जो भारत की सिंचाई उसको लेकर के रहट, है ना, प्रिज्म बीट जिसको बोलते हैं, प्रिज्म व्हील, है ना, रहट मतलब एक साकिया जैसा, रहट लीवर प्रणाली या प्रिज्म बोल सकते हो, व्हील, इसका उपयोग को वर्णन किया था। इस गियर आधारित प्रणाली में, लीवर सिस्टम में गहरी कुएं पानी निकाल कर कृषि उत्पादकता को कई गुना बढ़ावा मिला था। पहली बात सही है। सेकेंड, मुगल सामाजिक संरचना में अभिजात वर्ग पूरी तरह से विदेशी मूल के लोगों से बना था। ये बात गलत है, क्योंकि मुगल अभिजात वर्ग केवल विदेशी तुरानी ईरानी से नहीं, बल्कि अकबर के समय में इसने राजपूत, भारतीय मुसलमान, है ना, और मराठी भी शामिल किए गए थे। ये एक मिश्रित अभिजात वर्ग था। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है, 29 नंबर, मुगल स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। हुमायूं का मकबरा भारत की चारपाक शैली और दोहरे गुंबद के उपयोग का एक प्रारंभिक उदाहरण बताता है। 29 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण पूरी तरह से फारसी स्थापत्य कला पर आधारित था, जिसमें भारतीय प्रभाव का भाव है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य भारतीय, हिंदू, जैन और फारसी शैलियों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए पंचमहल की संरचना बौद्ध विहारों से प्रेरित है, और जोधा भाई के महल में गुजराती वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव भी देखा गया है। पहली बात सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भाव बता रहे हैं यहाँ पर ना, पहला सही दूसरा गलत है। तीसरा बोला शाहजहां के काल को
मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग मानते हैं। ये बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके काल में संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग हुआ था। पिटरा ड्यूरा, पत्थरों का जड़ाव जो काम थे उसको बोलते हैं पिटरा ड्यूरा, है ना। उसके कारण स्वर्ण युग में इसको मानते थे। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत था। क्वेश्चन 30 नंबर है, मुगलकालीन साहित्य के संबंध में विचार करना है। बाबरनामा तुझे के बाबर की आत्मकथा जो उसकी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गई थी, सही है। सेकंड, अकबरनामा अबुल फजल, सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि अकबरनामा जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है और अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लो किस किस में लिखे गए हैं, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जो उस समय सबसे सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत बताती थी। 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं, डी। 31, मुगल चित्रकला शैली के विकास के संबंध में कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर जो सही है 31 का वो जाएगा, मुगल चित्रकला हुमायूं के समय भारत में फारसी प्रभाव के साथ शुरू हुआ था। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हुमायूं के साथ यहाँ पर फारस के 2 महान चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द समद जो थे उसने भारत को लाया गया था इसको, और यहीं से यहाँ पर क्या मुगल जो चित्रकला थी उसकी नींव पड़ी थी। सेकेंड बात है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और इसमें क्षत्रिय प्रभाव भी दिखने लगा था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 31 का 1 और 2 दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, औरंगजेब की दक्षिण नीति जो डेक्कन पॉलिसी है उसे मुगल साम्राज्य के पतन के प्रभाव के बारे में विचार करना है। इस नीति के कारण मुगल खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा था। 32 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में बिताए थे और निरंतर युद्धों के शाही खजाने को खाली कर दिया था, सही है। सेकेंड, दक्षिण में लंबे समय तक युद्ध के कारण उत्तर भारत के प्रशासन को पकड़ कमजोर हो गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, जिससे यहाँ पर जमींदारों और क्षेत्रीय शक्तियों पर सिर उठाना शुरू कर दिया था। मराठों के उदय को रोकने में ये नीति पूरी तरह से सफल रही थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह नीति विफल रही थी, सफल नहीं थी, ठीक है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था, जिससे यहाँ पर क्या है, इसने मराठों के मुगल के बीच बफर सीमा खत्म कर दी थी, है ना, जिससे मराठों के साथ सीधा और अंतहीन संघर्ष शुरू हो गया था। 1 2 करेक्ट है, रोकने में बोला है सफल थी, गलत हो जाएगी, 1 2 करेक्ट है। 33, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संबंध में विचार करना है। मराठों ने मुगल सत्ता को चुनौती देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व भारत में मुगल के विस्तार को सफलतापूर्वक रोका था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि अहोम सेनापति ने लाचित बोरफुकन ने सरायघाट युद्ध के मुगल की कराची शिकस्त यहाँ पर दी थी, और जिसमें यहाँ पर मुगल का पूर्वोत्तर विस्तार रुक गया था। पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दोनों बात यहाँ से क्या है करेक्ट है। इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरी बात है, उत्तरवर्ती मुगल शासकों की सैन्य और प्रशासनिक अयोग्यता ने क्षेत्रीय शक्तियों को स्वतंत्र होने का अवसर दिया था। ये भी बात करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 और 3 सभी यहाँ से स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 34 यहाँ से, मुगल प्रशासन में मिरासदार और रियायत शब्दों का संबंध किससे था। आंसर हो जाएगा, एक तो देखो ये पद बोला सैन्य कमांडर के पदानुक्रम को दर्शाते थे। पहली बात गलत है, क्योंकि सैन्य पदक्रम नहीं थे, ये बात गलत हो जाएगी। इनका संबंध मुख्य रूप से कृषि समाज और भूमि स्वामित्व के राजस्व से था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि मिरासदार इनका संबंध मिरास मतलब पैतृक अधिकार होता था उससे था, और ये किसान या ग्रामीण अभिजात वर्ग से थे, और जिनके पास भूमि और स्थायी और वंशानुगत अधिकार होते थे इनके पास, और वे राज को निश्चित लगान भी देते थे, ठीक है। रैयत क्या होती है, नोट कर लो, पॉइंट में बता देता हूँ। जो रैयत होती है ये सब सामान्य किसान के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मुगल काल के शब्द था। इसमें किसान दो प्रकार के थे, जैसे कि एक खुद कास्त, है ना, खुद कास्त क्या होता था अपनी जमीन वाला, और दूसरा होता था पाही कास्त मतलब दूसरे गांव में खेती करने वाला, ऐसा मान सकते हो, जिसको बटाई बोलते हैं ना, कि इसका काम बाट में दे देना ऐसा करके, राइट। और इन दोनों शब्द जो है इसका गहरा संबंध कृषि संरचना और राजस्व संग्रह से था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है खुद कास्त और पाही कास्त क्या है, तो क्या है ये कृषि संरचना से जुड़े राजस्व संग्रह को लेकर के, ये एक दूसरे गांव पर खेती करने को लेकर, और दूसरा यहाँ पर जमीन को अपनी जमीन पर खेती करने को लेकर है, ऐसे घुमा देगा क्वेश्चन। तो क्या होगा
34 का ओनली 2, बी यहाँ से आंसर होगा। 35 नंबर यहाँ से मराठा शक्ति के उदय के संबंध में विचार करना है। मराठा साम्राज्य का उदय मुख्य रूप से दक्कन के क्षेत्र में हुआ था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मराठा साम्राज्य का उदय पश्चिम भारत के दक्कन महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में हुआ था। यहाँ की दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने छापामार युद्ध के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की थी। सेकेंड है, उन्होंने मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। छत्रपति यहाँ पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के विस्तारवादी नीति का कड़ा विरोध किया था और मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर लगाकर मुगल की आर्थिक कमर तोड़ी थी, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है, इसके सी आंसर होगा। 35 का 36 है, अहोम और सिख शक्तियों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, अहोम साम्राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। पहला 36 का पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि अहोम साम्राज्य 1228 से 1826 में टाइम पीरियड में वर्तमान असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। इन्होंने पाइक प्रणाली बेगार आधारित जो सैन्य व्यवस्था थी उसके माध्यम से मुगल के कई बार हराया था। पहला करेक्ट है। सेकंड, सिख ने अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा 1699 में उसकी स्थापना के बाद सिख एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में उभरे थे। बंदर सिंह बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने मुगल सत्ता को पंजाब में कड़ी चुनौती भी दी थी। दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है। आंसर 1 और 2 सी आंसर होगा। 37, मुगल वास्तुकला की सजावटी कला के संबंध में विचार करना है। पहला कथन, दूसरा कथन। पिटरा ड्योरा संगमरमर की कीमती और रंगीन पत्थरों की जड़ाई का एक बारीक काम था। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, इसके पहले यहाँ से करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर इसमें बोला है कि भारत में पिटरा ड्योरा तकनीकी का सबसे पहला बड़ा प्रयोग ताजमहल में किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पिटरा ड्योरा का सबसे पहला और बड़ा स्पष्ट प्रयोग इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किया गया था, जिसमें नूरजहां ने बनवाया था और ताजमहल की इस कला को उसके चरमोत्कर्ष से पहुंचा। और लेकिन ये प्रारंभिक उदाहरण नहीं था। 1 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन 38 है, दोहरा गुंबद डबल डोम तकनीक के बारे में विचार करना है। ये तकनीकी मुगलों की एक प्रमुख विशेषता थी, जो इमारतों को बाहर से भव्यता और अंदर से सही ऊंचाई प्रदान करती थी। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ताकि कमरे का अनुपात सही यहाँ पर रेशियो में दिखाई दे। सेकेंड बात है, भारत में दोहरी गुंबद का निर्माण हुमायूं के मकबरे से शुरू हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि भारत में हुमायूं का मकबरा पहली इमारत है जहाँ पर इस तकनीक का उपयोग पूर्ण विकसित यहाँ पर देखा गया था, और यह मध्य एशियाई प्रभाव का था जिसे मुगल अपने साथ लाए थे। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 39 39 नंबर है, मुगलकालीन चारबाग शैली के बारे में विचार करना है। चारबाग शैली के अंतर्गत मकबरे या मुख्य इमारत को उद्यानों बगीचों के ठीक बीच में बनाया था। पहली बात 39 का करेक्ट है। सेकंड, शालीमार बाग मुगलकालीन चारबाग शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि कश्मीर का शालीमार बाग और निषाद बाग जहांगीर द्वारा निर्मित चारबाग शैली के बेहतरीन एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 40 है, मुगल प्रशासन के संबंध में विचार करना है। वकील या वजीर पद हमेशा प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित था और अकबर के शासनकाल के दौरान यह पद अनिवार्य रूप से सैन्य विभाग का प्रमुख था। पहली बात 40 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर अकबर के समय वकील प्रधानमंत्री का पद जैसे बैरम खान, लेकिन बाद में अकबर की इसकी शक्तियों को कम करने के लिए दीवान कुल, वित्त विभाग और मीर बख्शी सैन्य विभाग को विभाजित कर दिया था, और यह सैन्य अनिवार्य रूप से हमेशा सैन्य प्रमुख नहीं होते थे। दूसरी बात यहाँ से 40 की, इसमें बोला है कि मीर बख्शी शाही कारखानों और घरेलू मामलों की प्रभारी था, जबकि यहाँ पर सदर उस सुदूर सैन्य विभाग के वेतन भर्ती को प्रबंधन करता था। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मीर समन जो है ये या खान ये समा शाही कारखानों घरेलू मामलों का प्रभारी होता था। ये बात गलत हो जाएगा। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस, है ना। तो यहाँ पे जो तीसरी बात बोल रहा है ये भी गलत है, और ये बात सही है चौथी वाली, है ना। तीसरी वाली गलत है, चौथी वाली सही है। क्योंकि चौथी वाली इसलिए सही क्योंकि कोतवाल शहर को मुख्य पुलिस अधिकारी होता था और उसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और नापतोल की जांच करना, जासूसी करना, ये सब देखता था। तो चौथा करेक्ट है ना। पहला गलत था, पहला गलत, दूसरा क्या है? दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही है।
ठीक है, दूसरा क्यों गलत, इसको देख लेते हैं। देखो दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि बोला मीर बख्शी शाही कारखानों को लेकर के था, है ना, जबकि अपन मीर बख्शी सैन्य विभागों का प्रमुख था, है ना, इस वजह से गलत होगा। ध्यान रखना 2 और 3 गलत है, पहला भी गलत था, सिर्फ चौथा करेक्ट है, एक स्टेटमेंट। तो इस टाइप से यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो टारगेट जो हम लोग ने 20 का देखा था क्या टॉपिक थे उसको लेकर के, उस टॉपिक के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके पूरे उस टॉपिक के। आज जो मैंने टॉपिक सुबह दिया 21 जो डे है इसका, उसमें जो MCQs करेंगे हम लोग शाम को 6 बजे कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पेंडिंग था इसको हम लोग आज मॉर्निंग में कवर कर लिया, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे हैं ये चीज़ें, तो इसको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है PDF पूरा, और इसको अपना प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जितने में और भी मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, ये प्रांतीय शासन के लेकर के, है ना, क्या क्या किसको बोलते थे, तो यहाँ पर सब मैंने चीज़ें दे दी हैं। इसको आप डाउनलोड करके पढ़ोगे और अगला टॉपिक जो टारगेट रहेगा उसके भी प्रैक्टिस करो, और शाम को हम लोग उसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।